सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग HPSC PGT बायोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, तो आज 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर प्रिकर्सर्स ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा है, ऑप्शन देगी कि कौन सा ऑप्शन, कौन सी जो डिजीज़ है, कौन सा टाइप ऑफ कार्सिनोमा है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में नहीं आता है। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा एट्रोपिक एंडोमेट्रियम। ऐसा इसलिए क्योंकि एट्रोपी का मतलब ही डिक्रीज इन मास होता है। एंडोमेट्रियल एट्रोपी मीन्स जो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है जो कि एंडोमेट्रियम है, उसकी थिनिंग होना, उसका कम हो जाना। जो दूसरे ऑप्शन है जैसे कि हाइपरप्लेजिया, ये होता है कि कैंसर डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेज होती है। इसका मतलब है कि सेल्स की डिवाइड करने की पोटेंसी इंक्रीज होने की वजह से टिश्यू या फिर ऑर्गन की एनलार्जमेंट होना। तो जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं वो एनलार्जमेंट के ऑप्शन हैं। एनलार्जमेंट के एक जस्टिफिकेशन है, जैसे कि हाइपरप्लेजिया, एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया। एडिनोकार्सिनोमा तो आपको पता ही है कि एक तरीके का कैंसर या फिर ट्यूमर ही है, लेकिन जो एट्रोपिक एंडोमेट्रियम है उसका मतलब डिक्रीज इन मास होता है, तो वो कार्सिनोमा का एग्जाम्पल नहीं है, प्रिकर्सर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स बाय वेरियस मेथड्स एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा है कि कौन सा मेथड बायोफोर्टिफिकेशन में आता है और कौन सा एक नहीं आता। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, एडिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। क्योंकि बायोफोर्टिफिकेशन, बायो का मतलब ऑब्वियसली लाइफ होता है, और 45 होता है टू स्ट्रेंथन, मीन्स प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू टू द क्रॉप्स। और ये वेरियस वेज से हो सकती है, जैसे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, या फिर एनरिच्ड फर्टिलाइजर्स। लेकिन एनरिच्ड फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं। तो फिर बायो वर्ड हट जाएगा अगर इनऑर्गेनिक वर्ड ऐड होगा तो, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 43, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1986। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। ये एक्चुअल में 1986 में आया था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जैसे कि एनवायरनमेंट में सब आ जाएंगे, एयर, वाटर एंड सॉइल। इसके अलावा अगर एक दो हैं और दिए हुए हैं NCERT में, तो वो भी आपको करने चाहिए। जैसे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में आया था, लेकिन अमेंडमेंट हुई थी इसमें 1987 में। ऐसे ही एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट था, जो कि 1974 में आया था। इसके एडिशनली मैं आपको बता दूं, जो अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट है वो भी आपको पढ़ लेने चाहिए। उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ हुआ, या फिर कब हुआ, या फिर क्या पर्पस था, तो दोनों वो भी कर लेना आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 44, विच वन इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा या जिसको फ्लू कहते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि वो एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, नोज़, थ्रोट एंड लंग्स, जो कि एक कोल्ड लाइक सिम्टम्स दिखाते हैं। ये मतलब दिखते हैं इस डिजीज़ में। जो बाकी हैं जैसे कि ल्यूपस कम सुना हुआ, तो वो बता देती हूँ। ये एक टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने टिश्यू पे अटैक कर देता है और इन्फ्लेमेशन जैसे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। और दूसरा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा जो एलोपीसिया एरिएटा है,
ये इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी एक तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें सडन पैची हेयर लॉस हो जाता है, हमारे मतलब जो हेयर लॉस होता है वो पैची हो जाता है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और ये बाकी तीनों और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा ये एक वायरल डिजीज़ है और ऑटोइम्यून नहीं है। उसके बाद है 45 क्वेश्चन, द टेटनस वैक्सीन गिवन टू ह्यूमन इन द केस ऑफ डीप कट इज़। तो कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं जब डीप कट हो जाता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स हो सकती हैं कि डीएनए बेस्ड हैं, आरएनए बेस्ड हैं, या वेक्टर बेस्ड हैं, या फिर टॉक्सॉइड हैं। तो डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट डिजीज़ के केस में डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स हमें देनी चाहिए, बिकॉज फॉर द मैक्सिमम और द 100% एफिकेसी। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन का प्रिंसिपल अलग होता है। ये क्या होती है, इट इज़ द नो लॉन्गर टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ए टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और टॉक्सॉइड वैक्सीन जो टेटनस के केस में देते हैं, ये एक ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है, जिसमें टेटनस का तो टॉक्सिन होता ही होता है, परटूसिस और डिप्थीरिया इन दोनों का टॉक्सिन भी देना चाहिए, सो दैट कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट कर सके ये चीज़। और इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी डीप कट होता है और टेटनस की वैक्सीन देते हैं तो वो टॉक्सॉइड फॉर्म में होती है, और उसमें 3 वेरिएंट होते हैं डीपीटी के, डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द परमानेंट क्योर ऑफ जीन थेरेपी कैन बी। जीन थेरेपी का परमानेंट क्योर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, genes isolated from bone marrow were introduced into the cells at early embryonic stage। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैच्योर्ड सेल्स में जीन एडिटिंग कर भी देंगे तो वो फिक्स टाइम के लिए ही होगी, क्योंकि उनकी तो एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है ना, उसके बाद तो वो मतलब डेथ हो जाएगी उन सेल्स की। तो उनमें जीन एडिटिंग एंड दिस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मान लो बहुत लंबा सारा प्रोटोकॉल प्रोसीजर कर दिया हमने, उनमें जीन थेरेपी कर दी, बट उनकी लाइफ टाइम फिक्स है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ऐसी चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से जो भी हम कर रहे हैं, वो ऐसी सेल्स में करना चाहिए ना जिनकी जो इमोर्टल होती हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स हैं, बोन मैरो में जो सेल्स होती हैं वो होती हैं। या फिर सबसे अच्छा मेथड मानते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसकी जीन एडिटिंग कर दो। अगर आपको पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन एडिटिंग होगी, तो लाइफ टाइम हमें उसकी रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए तो हम अर्ली स्टेज में, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन एडिटिंग कर सकते हैं, और वही बेस्ट और परमानेंट क्योर होगा। उसके बाद है 47 क्वेश्चन, GEAC स्टैंड्स फॉर। तो सिंपल है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, इसका सेकंड हो जाएगा आंसर। तो ये तो NCERT में भी मिल जाएगी, बहुत कॉमन फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 48 क्वेश्चन, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, विच इज़ when the blood forming cells you received on transplant day start to grow and make healthy blood cells। तो उन सेल्स का तो उस प्रोसीजर का नाम पूछा है कि ये जो प्रोसीजर है ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जिस दिन आपने रिसीव की और थोड़े टाइम के बाद आप देख रहे हो कि वो हेल्दी सेल बनाना शुरू कर दिया उसने, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसका आंसर हो जाएगा एनग्राफ्टमेंट। ये तो एक डायरेक्ट डेफिनेशन कह लो आप कि ये ट्रांसप्लांट रिकवरी का एक फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर ऐसा करना शुरू कर दिया सेल्स ने या फिर बॉडी के किसी टिश्यू ने, आप इसका मतलब समझो कि रिकवरी हो रही है। ये सबसे फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है रिकवरी का। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी होती है जब ट्रांसप्लांटेशन होती है उस केस में। जो अदर वर्ड है मायोजेनेसिस, ये होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग स्केलेटल मसल की फॉर्मेशन, और इसमें मायोब्लास्ट सेल्स रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो है कार्सिनोजेनेसिस, तो इसका पता है आपको, ऑन्कोजेनेसिस या ट्यूमरोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि नॉर्मल सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं कैंसरस सेल्स में, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देन है 49 क्वेश्चन,
द प्रोसेस व्हेन द केमिकल्स डू नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो उसको पूछा है कि उस कंडीशन को क्या बोलेंगे जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए एंटी कंडीशंस प्रोड्यूस कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है सो दैट कि जो दूसरा है ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव ना कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस का मतलब ही होता है एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ, अगेंस्ट अनदर लाइफ। ये एक तरीके की एंटागोनिस्टिक एसोसिएशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने केमिकल रिलीज़ करके दूसरे को हार्म करता है। इसके अलावा जैसे दूसरी डेफिनेशन बताऊँ आपको, रिक्लेमेशन ये होता है, इसका मतलब रिस्टोर करना या फिर किसी चीज़ को रिकवर करवाना। तो ये अलग चीज़ है, लेकिन इसका आंसर एंटीबायोसिस हो जाएगा। उसके बाद है 50 क्वेश्चन, द डाइवर्सिटी अमंग स्पीसीज विद इन वन कम्युनिटी इज़। तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, हर एक वर्ड पे विद इन वन कम्युनिटी पूछा है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, अल्फ़ा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्योंकि हम 3 लेवल पे देखते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी होती है विद इन वन कम्युनिटी, या फिर कह सकते हैं कि विद इन वन इकोसिस्टम। बीटा होती है बिटवीन 2 इकोसिस्टम एंड गामा होती है एक लार्ज जियोग्राफिकल रीजन में जब हम कंपेयर करते हैं डाइवर्सिटी को, तो वो होती है गामा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज। तो इसका आंसर सिंपल है, डायरेक्ट था, अगर आपको याद हो तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाटर डे को 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये जो कंजर्वेशन डे है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये 22 मई को होता है। नेचर डे 28 जुलाई को होता है और पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज़। तो आपको पता है कि इकोलॉजी में हम लोग आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आर अलग होते हैं और के अलग होते हैं। तो यहाँ पे आर के पूछे हुए हैं और कौन सा फीचर आर का नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा कि ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होते हैं उनमें मेन डिफरेंसेस ये होते हैं कि आर वाली स्मॉल साइज़ के होते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई पेरेंटल केयर नहीं होती, शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, और जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है वो टाइप 3 टाइप का होता है, टाइप 3 जिसको कनकेव भी बोलते हैं। इसके कंट्रास्टिंग में जो के वाली होती हैं वो लार्ज साइज़ की होती हैं, और जितने भी कैरेक्टर बताए मैंने वो कंट्रास्टिंग होते हैं। और यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 होता है, कन्वेक्स टाइप का, तो इसीलिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, द पॉपुलेशन साइज ऑफ ए बर्ड इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 टू 645 इन 1 ईयर। तो ये बोल रहा है एक साल के अंदर 600 से 645 हो गए। इफ़ द पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ 0.125। तो इसमें पूछा व्हाट इज़ द पर कैपिटा डेथ रेट पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ पे इकोलॉजी में जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि आपको याद होगा dN/dt इज इक्वल टू RN। तो dN/dt होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब क्या रेट है, जैसे कि यहाँ पे 600 से 645 हो गया ना एक साल के अंदर, तो रेट कितनी हो जाएगी 45। तो हम ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे dN/dt इज इक्वल टू RN, तो dN/dt की वैल्यू हो जाएगी 45। आर की वैल्यू, आर क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल, कि कितना बायोटिक पोटेंशियल ऑर्गेनिजम्स का, तो इसकी वैल्यू होती है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो बर्थ रेट हमें दी हुई है 0.125, हमें डेथ रेट निकालनी है ना। तो फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, नेक्स्ट इसके अलावा एन भी दिया हुआ है ना, आर और एन होता है कि करंट पॉपुलेशन साइज़ कितना है, करंट में कितना हो गया 600 से 645 हो गया। तो जब सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे dN/dt इज इक्वल टू RN, तो 45 इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू 0.125 माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि ब्रैकेट क्लोज एंड देन इनटू में 645। तो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो
तो हमारा आंसर आ जाएगा सी 0.05। ओके, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, अगर आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो डायरेक्ट वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी आपकी, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और बायोटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला और इसका सिग्निफिकेंस समझ आना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो न्यूमेरिकल था ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज। तो कौन से किसको बोला गया है, किसको इंक्लूड किया गया है फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज में? इसका आंसर बी हो जाएगा, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। ये इवन लार्जेस्ट फॉरेस्ट हैं वर्ल्ड के, और दीज लाइज ऑन द डेल्टा ऑफ गेंग्स ब्रह्मपुत्र ऑन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। The Galapagos finches were an important clue to the Darwin's thinking about the origin of species. बिल्कुल सही बात है। These finches are believed to have descended from a single ancestral species that colonized the Galapagos archipelago, America, over a short period of time. The Galapagos finches differ in their beak, shape, and size. Different species feed on the seeds that vary in the size and hardness. Which of the following is most likely explanation for these patterns? तो उसने पूछा है कि जैसे डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे गए थे और उन्होंने देखा था कि जो वार्बलर्स थी जिनको उन्होंने डार्विन फिंचेस बोला था, उनकी बीक की शेप कुछ डिफरेंट हो गई थी। तो उसका रीज़न पूछा है। ऑल्दो हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि रीज़न क्या है। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी। द फिंचेस रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इन विच बीक वेरिएशन वॉज जनरेटेड बाय म्यूटेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन बाय डिफरेंट सीड टाइप्स। ये चीज़ हमें पता है कि उनका क्या बेसिक था डेवलप होने का, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मान लो इस सिंगल टाइप की बीक होती थी वार्बलर्स में, लेकिन फूड स्कार्सिटी होने की वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा थे, फूड स्कार्सिटी हुई, क्योंकि नीड चेंज हुई उसके हिसाब से क्या हुआ कि अलग अलग एनवायरनमेंट में या फिर अलग अलग फीडिंग हैबिटेट बना लिया उन्होंने सर्वाइव करने के लिए, और उस फीडिंग हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए उनकी बीक का जो शेप था वो चेंज हो गया, सो दैट कि डिफरेंट स्पीसीज लाइक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक वार्बलर्स अलग अलग फूड हैबिटेट पे सर्वाइव करें। तो ये एक अडेप्टिव रेडिएशन था कि जियोग्राफिकल रीजन चेंज होने की वजह से या फिर नीड चेंज होने की वजह से उनमें उनकी बीक में की शेप में चेंज आ गया, तो इसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, और यही रीज़न था, हमें पता है। बस इस ऑप्शन में मुझे ये लाइन थोड़ी मतलब सही नहीं लगी कि बीक वेरिएशन वॉज जनरेटेड बाय म्यूटेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि जो वेरिएशंस होती हैं वो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, वो कोई भी फोर्स होता है जो जैसे म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन उसको क्रिएट नहीं करवाता, उसको जनरेट नहीं करवा सकता। ऑलरेडी वेरिएशंस प्रेजेंट है बट सिलेक्ट करवा सकते हैं ये फोर्स। तो ये चीज़ जो है कि जनरेटेड बाय म्यूटेशन, तो ये थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग है, बट अदर ऑप्शंस को देखते हुए यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट बन रहा है इसमें, तो इसीलिए हम डी लगाएंगे। नेक्स्ट है 56, इसमें है कि एनिमल्स विद वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर सलाइनिटी आर कॉल्ड एज। तो जिन एनिमल्स की वाइड रेंज होती है उसका एग्जाम्पल पूछा, उसको क्या बोलेंगे? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यूरी हेलाइन। यूरी का मतलब ही होता है ट्रू, एंड स्टेनो होते हैं जो मतलब लिमिटेड रेंज होती है जिनकी कि फिक्स होता है कि दिस एंड दिस पर्टिकुलर रेंज में, दिस टू दिस रेंज में ही वो मैक्सिमली एक्टिव होते हैं और एफिशिएंट होते हैं, तो वो स्टेनो हेलाइन होते हैं। लेकिन यूरी हेलाइन जो वाइड रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। हेलाइन वर्ड तो क्योंकि सोल्ट कंडीशंस हमें दी गई थी तो इसलिए ऐड किया है, बाकी जो इसका जो पेरेंट वर्ड है यूरी एंड स्टेनो, तो वर्ड पे फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेन मेथड हैं, एक्स सिटू एंड इन सिटू।
इन सिटू होता है कि उसी प्लेस पे कंजर्व करना जहाँ पे वो पाए जाते हैं, और एक्स सिटू होता है कि उनके नेचुरल नेटिव हैबिटेट से अलग हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको कंजर्व करने की, दैट इज़ एक्स सिटू। तो इसीलिए 57 का आंसर हो जाएगा सी, मीन्स सीड बैंक एक्स सिटू कंजर्वेशन में विच वन इज़ एग्जाम्पल। हाँ, एक्स-सिटू का एग्जाम्पल पूछा है तो ऑब्वियस है सीड बैंक ही एक्स-सिटू का है। इसके अलावा जितने ऑप्शन दिए हुए हैं वो इन-सिटू में आएंगे। इन-सिटू में इसके अलावा और आते हैं बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड हाँ वाइल्ड लाइफ सफारी। ये सब कुछ किस में आ जाएगा, ये सब कुछ एक्स-सिटू के एग्जाम्पल थे। हाँ ओके, और इन सिटू में आएगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट एंड सेक्रेड ग्रोव्स, ये इन सिटू में आ जाएंगे और एक्स सिटू में इसके अलावा आ जाएंगे। ओके, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर रिलेटिवली कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग। तो क्योंकि इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में रिलेटिवली सेफ ऐसा पूछा है ना, तो क्योंकि आप लोगों को पता है एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, अभी ये अभी मॉडिफाई हो गया है, एक अलग से पैराग्राफ बना के दिया हुआ है कि अप टू 3rd ट्राइमेस्टर अगर एमटीपी करवा रहे हैं तो वो भी सेफ़ होता है, लेकिन उसमें एक मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और एडिशनली अभी एनसीईआरटी ने चीज़ें ऐड की हैं, उसमें बोला गया है कि अप टू 5th ट्राइमेस्टर भी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस करवा सकते हैं और वो भी सेफ़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ एक सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर उनमें करना ही पड़े तो 2 मेडिकल एक्सपर्ट चाहिए और ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि 12th वीक से लेके 20th वीक से तक करना सेफ़ होता है। मतलब अलग अलग कंडीशंस के साथ होगा, लेकिन वो सेफ़ है, वो करवा सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर 58th का ए हो जाएगा, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन आपको याद रखना है कि 20th वीक तक भी करवा सकते हैं कुछ एक केसेस में, बट वहाँ पे 2 मेडिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन पूछा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि आई बैंड का साइज़ डिक्रीज हो जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जैसे हमें पता है कि अल्टरनेटिवली एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट होती है, एक लाइन में एक्टिन की है, उसके जस्ट नीचे मायोसिन की, ऐसे सीक्वेंशली चलता रहता है। और इस अरेंजमेंट की वजह से आई बैंड और ए बैंड बनते हैं, और एक होता है जेड लाइन और एक होता है एच बैंड। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है कि किसका साइज़ डिक्रीज़ होगा, किसका इंक्रीज़ होगा और किसका सेम रहेगा, तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ए बैंड होगा उसका साइज़ सेम रहता है। अदरवाइज़ कुछ भी बोल दे आपको, जैसे आई बैंड, एच बैंड या सार्कोमियर या फिर डिस्टेंस बिटवीन द 2 जेड लाइन्स, वो सबकी लेंथ डिक्रीज़ होगी, लेकिन ए बैंड की जो लेंथ है वो सेम रहती है। सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन पे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा साइज ऑफ आई बैंड डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विच नेशन इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें पूछा है कि कौन सी नेशन में डिफॉरेस्टेशन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, होंडुरास। ये एक सेंट्रल अमेरिका का पुअरेस्ट कंट्री है और पॉवर्टी भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। और क्योंकि बहुत ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है एंड फर्दर अगर होगी तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे इस कंट्री को, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ब्रेन वेयर द सेंटर फॉर हंगर एंड थर्स्ट इज़ लोकेटेड। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हंगर और थर्स्ट को तो कंट्रोल करता ही है, लिम्बिक प्लस बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, प्लस ये लिम्बिक सिस्टम के साथ कोऑपरेट करके अदर फंक्शन जैसे कि रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल एक्सप्रेशन या एक्साइटमेंट,
और जैसे इमोशनल एक्सप्रेशन में एक्साइटमेंट, रेज, फियर, मोटिवेशन एंड अदर जो एक्सप्रेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी सबके भी फंक्शन आप कर सकते हो, मीन्स कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको करता है, बहुत सारे जो रिफ्लेक्सिस होते हैं ना उनका सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो आप उन चीज़ों को याद रख सकते हो। बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट पे ही क्वेश्चन बनते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पोन्स वेरोलाई का आप देख सकते हो कि क्या फंक्शन है, वो एक तरीके का कीमोटैक्सिक सेंटर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ कल्चर मीडियम यूज्ड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो एक चीज़ आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगी कि स्पेसिफिकली प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए इसने क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन देखते ही आपको समझ आ जाएगा सी कि सीरम एल्ब्यूमिन इसमें यूज़ नहीं होता। सीरम एल्ब्यूमिन इवन जो हम लोग एनिमल सेल कल्चर करते हैं उसमें एज ए सीरम यूज़ करते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि सीरम में ही सारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स और ग्रोथ फैक्टर, इस जितनी भी न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं वो सारी सीरम में ही होती हैं। तो एनिमल सेल कल्चर विदाउट ए सीरम पॉसिबल नहीं है किसी भी सर्कमस्टांसिस में, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में सीरम की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं जैसे एसेंशियल एलिमेंट, मिनरल, आयंस, अमाइनो एसिड और शुगर, ये चीज़ें चाहिए, लेकिन सीरम एल्ब्यूमिन नहीं चाहिए होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 63। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज़ डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो इसमें पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में एलाइजा करके हम डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा एड्स। एड्स में जो HIV के एंटीजन या फिर जो वायरस हैं वो सीरम में डिटेक्ट करने के लिए हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं, और अगर रिएक्शन शो हो जाती है तो पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाता है, और रिएक्शन नहीं होती इट मीन्स कोई एंटीजन या फिर वायरस ही प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि वो कैंडिडेट या फिर जो इंडिविजुअल है वो नेगेटिव है। इसके अलावा जो टाइफाइड होता है इसमें विडाल टेस्ट करते हैं, इसमें कोई एलाइजा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक सिंपल तरीके का एग्लूटिनेशन टाइप रिएक्शन होती है वो परफॉर्म करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन करने के लिए। मलेरिया भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले तो हम अगर कंफर्म करना होता है तो स्मीयर माइक्रोस्कोपी की हेल्प से कंफर्म करते हैं, मीन्स जो ब्लड है उसको लेके एक स्लाइड पे स्मीयर बनाते हैं और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं। कैंसर के तो वेरियस वेज हो सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, MRI, एक्सरे, बायोप्सी, लेकिन एलाइजा करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। कैंसर में एलाइजा का कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, एड्स। देन है 64, क्लोरोसिस इज़ ए। तो आपको पूछा है कि क्लोरोसिस क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही है। क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल से रिलेटेड है। अगर उसका लॉस हो जाता है तो क्या होगा, तो इसको समझने के लिए आपको पता है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है। ये ग्रीन कलर देता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, पिगमेंट होता है। तो अगर उसका लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, येलोइंग ऑफ द लीव्स इन प्लांट ड्यू टू लो क्लोरोफिल कंटेंट। इसके अलावा और भी प्लांट पिगमेंट होते हैं, उनका कलर देख लेते हैं। जैसे क्लोरोफिल तो हमें पता है कि ग्रीन कलर देता है, कैरोटिनॉइड येलो कलर देता है, ज़ैंथोफिल ऑरेंज कलर, लाइकोपीन रेड कलर, एंथोसायनिन पर्पल कलर, और अगर प्लांट की जो लीफ है अगर वो डेड हो गई है तो लाइकोपीन ब्राउन कलर भी दे सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने पहले एक क्वेश्चन पेपर करवाया था तो उसमें एंथोसाइनिन का पूछा हुआ था, लाइकोपीन का आप बता सकते हो, लाइकोपीन जैसे कैरेट वगैरह में मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर पिगमेंट कौन सा कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कितने वेरी कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से है, कोई बायोटेक्निक से है, कोई सेल कल्चर से है।
तो सारे ही तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हुए थे, लेकिन हाँ ये है कि कंसिडरेबल नॉलेज आपको होनी चाहिए, आफ्टर दैट ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते। इसमें एक कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा दिया हुआ था। तो इसमें पूछा है कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में किस बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो जेल फिल्ट्रेशन में आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स रखा जाता है, उसमें बीड्स मैट्रिक्स जेल मैट्रिक्स होता है, उसमें बीड्स रखे जाते हैं एक पर्टिकुलर साइज़ के। बीड का एक जो पोर होता है, पोर स्पेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल एंटर कर सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक साइज़ का ही लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द molecular weight or the size of the molecules which we are going to separate। तो इसके हिसाब से मैट्रिक्स में बीड्स अटैच कर देते हैं, और जैसे ही जो हमारा लिक्विड होता है, जो हमारा जो मेन लिक्विड होता है जिसमें कि मॉलिक्यूल टू बी सेपरेटेड प्रेजेंट होता है, जैसे ही उसको फ्लो करवाते हैं उस मैट्रिक्स में से, तो जो बीड होगा उसका जो साइज़ है वो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जो साइज़ मैच करेगा मॉलिक्यूल का, तो वो मॉलिक्यूल्स बीड्स के पोर में एंटर कर जाएंगे। लेकिन जो लार्ज साइज़ के हैं वो मीन्स मैट्रिक्स में से होते हुए दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे, वो इल्यूड आउट कर जाएंगे। लेकिन जो कंपेरेबल साइज़ के हैं, बीड के पोर के साइज़ के कंपेरेबल हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसमें एंटर कर जाएंगे बीड्स के अंदर। उसके बाद में हम इल्यूजन टेक्निक से उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिक क्या होगा सेपरेशन का, आपको समझ आ गया होगा। इसका होगा सेपरेशन मॉलिक्यूलर वेट एंड पोर साइज़। जो बीड्स ऐड की हमने बीच में मैट्रिक्स में, उनका पोर साइज़ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन फर्स्ट प्रोफेज ऑफ मियोसिस। तो हमसे पूछा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो इसका आंसर सिंपल है, ये तो आपको सबको ही पता होगा, बी हो जाएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। आप इसको करते हुए इन हर एक पर्टिकुलर स्टेज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हो कि लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में, पैकाइटिन में और ओवर कहाँ होता है, एंजाइम कहाँ यूज होता है, रिकम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनेंगे, बाइवेलेंट एंड और होते हैं जैसे कि चियाज मेटा स्ट्रक्चर कब बनेगी। तो ये हर एक स्टेज की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 67, पिलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नियासिन विटामिन B3 होता है जिसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं ना। और पिलेग्रा में क्या होता है कि स्किन पे रैशेज हो जाते हैं व्हेन द स्किन इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है अगर नियासिन की कमी है हमारी बॉडी में। और सिम्टम्स भी हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन एंड करेक्टराइज्ड बाय डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। तो इसको 3D डिजीज़ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि DDD 3 तरीके की डिजीज़ इसमें हो जाती हैं, इसके सिम्टम्स हैं। और अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो डेथ भी हो सकती है फाइनली। इसकी विटामिन B3 की एक्टिव फॉर्म होती है NAD मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऑप्शन दिया और बस नेक्स्ट पे मूव ऑन कर गए। उसके बारे में जब सब कुछ पढ़ोगे, ऑप्शंस के बारे में सब कुछ पढ़ोगे, तब आप लोग सोच के चलो कि हाँ हमने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। अदरवाइज़ ऐसे तो सिंपल सिर्फ एक ऑप्शन देख के और क्वेश्चन को टिक करना तो बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी हो जाएगा, बट जल्दी के चक्कर में हम जो मेन चीज़ है डिस्कस करने का जो मेन पर्पस रह जाता है ना, वो फिर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हर एक ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ा करो, उसके बारे में चीज़ें देखा करो, पूरी एक्सप्लेनेशन देखा करो। ये एक मीन्स अपॉर्चुनिटी है आपके लिए डिफरेंट चीज़ों से गो थ्रू होने के लिए, है ना। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, DNA रेप्लिकेशन अकर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो पूछा है कि DNA रेप्लिकेशन कब होता है। तो ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, हमें पता है S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि G1 में क्या होता है, फिर G2 में क्या होता है, प्रोटीन और RNA सिंथेसिस, mRNA सिंथेसिस कौन सी स्टेज में होता है,
प्लस आप देख सकते हो कि लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा होता है, किसका कितना कितना फेज़ होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है। तो वैसे मैं बता दूं लॉन्गेस्ट होता है G1 जो कि अराउंड 11 आवर्स का होता है। S वाला होता है अराउंड 8 आवर्स का, G2 होता है 4 आवर्स का, और जो M फेज होता है वो लेस देन 1 आवर का पीरियड होता है ना। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 69, मैच करने हैं ये ऑप्शंस। तो इसमें है कि फर्स्ट है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जिब्रेलिन्स, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है ना ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो ये वैरायटी ऑफ द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है जिब्रेलिन, और जो कि स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करने में रोल प्ले करते हैं बाकी सारे एंजाइम्स। तो इसीलिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे वो है जिब्रेलिन। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड सीड डोरमेंसी। डोरमेंट का मतलब जहाँ पे भी आ गया तो उसका मतलब है एब्सिसिक एसिड, एब्सिजन करवा देता है, मतलब रुकावट क्रिएट करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है। तो इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा ABA। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस कौन कोज करवाता है, तो इसका हमें पता ही है ऑक्सिन करवाता है एपिकल डोमिनेंस। अगर एपेक्स वाला पार्ट होगा तो वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली ही इंक्रीज करता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू लेटरल ग्रोथ। और अगर हम टिप को काट देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गार्डन वगैरह में जो प्रूनिंग करते हैं, जो पेड़ हैं उनका अगर एपिकल पार्ट काट देते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, तो आपने देखा होगा कि लेटरल ग्रोथ होने लग जाती है, फिर वो विड्थ में इंक्रीज होता है प्लांट। तो इसीलिए उसका रीज़न होता है कि अपेक्स पार्ट कट गया तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, एपिकल डोमिनेंस कम होगा, और अब साइटोकाइनिन अपना इफेक्ट शो दिखाएगा जो कि लेटरल ग्रोथ करवा देता है ना। नेक्स्ट है कॉजेज राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो ये हमें पता ही है इथाइलिन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इन राइपनिंग ऑफ द रो फ्रूट्स। तो इसलिए 69 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 70, द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द सीड इज़। किस प्रोसेस के थ्रू सीड के अंदर वाटर एंटर करता है और उसका जर्मिनेशन होता है। इसका आंसर C हो जाएगा इम्बाइबिशन। और आपने और भी एग्जाम्पल पूछे होंगे, देखे होंगे। इम्बाइबिशन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वन सब्सटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देखा होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड तो होता ही है। नेक्स्ट होता है कि रेनी सीजन के टाइम पे स्वेलिंग ऑफ डोर हो जाते हैं ना जो। और थर्ड एग्जाम्पल है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट रूट्स। तो वो जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट रूट से, वो भी इम्बाइबिशन का ही एग्जाम्पल है। तो इसलिए आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, इफ़ द X/A रेशियो इज़ 0.5 इन ड्रोसोफिला व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ दिस फ्लाई। तो आपको पता ही है कि ड्रोसोफिला में वैसे तो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट एंड जो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस की तरह ही होता है। जैसे कि मेल हेट्रोजाइगोट होता है, फीमेल होमोजाइगोटिक कंडीशन में मिलती है, XX एंड XY कंडीशन मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल सेक्स डिटर्मिनेशन X/A रेशियो से ही डिटरमाइंड होता है। अगर ये रेशियो 1 होता है तो वो फीमेल बनती है, अगर ये रेशियो 0.5 होता है तो वो मेल बनता है, अगर इन बिटवीन है तो इंटरसेक्स बनता है, अगर 1 से ज़्यादा होता है तो सुपर फीमेल बनती है, अगर 0.5 से कम होता है तो सुपर मेल बनता है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें सिंपल है कि पूछा है कि X/A रेशियो 0.5 है, बहुत सिंपलेस्ट चीज़ पूछी है आपसे। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल मेल बनेगा, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। एक चीज़ और थोड़ा और बता देती हूँ, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बोलते हैं ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को, और इसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए 71 का B आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, अमाउंट ऑफ द एयर विच वन कैन एक्सेल फ्रॉम द लंग्स विद मैक्सिमम एफर्ट आफ्टर इनहेलेशन विद मैक्सिमम एफर्ट। मीन्स पहले उसने इनहेल किया मैक्सिमम एफर्ट के साथ एंड देन एक्सेल कर दिया, तो जो क्वांटिटी ऑफ एयर बाहर आई तो उस टोटल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा D, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कितनी एक्सचेंज ऑफ एयर हो रहा है वो टोटल वाइटल कैपेसिटी में आता है और आती है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। टाइडल वॉल्यूम और बता देती हूँ कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितनी एयर हम एक्सपायर या इंस्पायर कर रहे हैं तो वो टाइडल वॉल्यूम होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें वाइटल कैपेसिटी की तो वो होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि एक्सपायरेशन में कितनी यूज़ हुई या फिर एक्सपायरेशन में कितनी बाहर आई, इंस्पायरेशन में कितनी अंदर गई इनटू द लंग्स। तो टोटल कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट में आइदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है उसी को वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 73, व्हेन ए स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा कि सार्कोमियर शॉर्टन हो जाएगा। सार्कोमियर वही है 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस, है ना, तो इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ का फंक्शन पूछा है, इसका नहीं फंक्शन नहीं पूछा कि कौन सा फंक्शन इसका नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हुए इसका सबसे सटीक आंसर तो बनेगा सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है कि लिम्फ का फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता है, ये ब्लड का फंक्शन होता है। ब्लड में भी स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है। बाकी है जैसे कि ऑप्शंस न्यूट्रिएंट्स का कैरियर, ऑब्वियसली ये एज ए न्यूट्रिएंट का कैरियर काम करता है, क्योंकि जो फैट सोल्यूबल कंपोनेंट्स और इवन फैट का एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू लिम्फ ही होता है। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स एंड द लिम्फेटिक सिस्टम, ये इम्यून रिस्पॉन्स भी शो करता है। तो बाकी सारे ऑप्शंस ठीक हैं इसके, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो लिम्फ्स के थ्रू नहीं होता है। नेक्स्ट है 75, इन C3 एंड C4 प्लांट प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें एंजाइम्स के नाम पूछे हैं। C3 प्लांट्स में कौन सा एंजाइम करवाता है प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन पूछा, और C4 में कौन करवाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि C3 में RUBP कार्बोक्सिलेज जो सिंपलेस्ट है, जो यूजुअल साइकिल चलती है वो तो RUBP करवाएगा, जो कि RUBP कहाँ करवाता है, कैल्विन साइकिल में। RUBP क्या करता है कि RUBP में CO2 ऐड करके PGA मॉलिक्यूल बनाता है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। और ये तो है नॉर्मल कार्बन फिक्सेशन साइकिल जो हमें पता है कि C3 में मेसोफिल सेल्स में परफॉर्म होती है, और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट PGA होता है। यहाँ पे RUBP सबस्ट्रेट होता है, प्रोडक्ट PGA होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। वहीं पे अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब CO2 जो गई है एनवायरनमेंट से, वो किस फॉर्म में फिक्स हो रही है, वो PEP मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से रिएक्शन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे ये रिएक्शन मेसोफिल सेल्स में होती है, लेकिन कार्बन फिक्सेशन बंडल शीथ सेल में होता है, जबकि C3 में मेसोफिल सेल्स में होता है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि गैसेज इम्परमेबल होती है, बंडल शीथ सेल, तो वहाँ पे परफॉर्म होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही थोड़ा बहुत आया क्वेश्चन में C3 C4 तो उसके बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए आपको, क्योंकि कहीं से भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, व्हेन ए डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद टेट्राप्लॉयड मेल द प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल्स इज। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इसका आंसर हमें पता है कि बी हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें क्या बोला है कि जो मेल है जो मेल है वो टेट्राप्लॉयड है, तो इसलिए इसमें मेल गामेट बनेंगे 2n 2n ऐसे करके। और जो फीमेल है वो बोला है कि 2n है उसकी प्लॉयडी, तो उसमें जो एग सेल होगी उसकी प्लॉयडी n होगी, और पोलर न्यूक्लियाई क्योंकि 2 होंगी लेकिन प्लॉयडी n होगी। तो जैसे एंडोस्पर्म बनेगा एक मेल गैमेट से और 2 पोलर न्यूक्लियाई, n पोलर न्यूक्लियाई की और मेल गैमेट 2n से,
तो एंडोस्पर्म 4n का हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड। नेक्स्ट है 77, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। तो सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? 77 का आंसर हो जाएगा बी, कि इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स तो हमें पता है कि जैसे ही वो oocyte से इंटरेक्ट करेगा तो ऑब्वियस उसको पेनेट्रेट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स की हैं, जोना पेलुसिडा एक डिस्क्रीट लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है। कैल्शियम एंड फ्रक्टोज भी होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फ्रक्टोज उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए देते हैं और मेल की एसेसरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करवाती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में मैं बता देती हूँ, ये 3 मेन ग्लैंड्स होती हैं मेल में, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि कौन सी पेयर में है और कौन सी सिंगल है। जैसे कि सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल पेयर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड लार्जेस्ट ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड होती है और ये सिंगल होती है। इनकी सिक्रीशन को ही सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं और ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। इवन एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जब मतलब ये एविडेंट करना होता है कि सीमन प्रेजेंट है या नहीं, तो उसमें फ्रक्टोज के लेवल को देखते हैं कि किसी फ्लूइड में अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है, यूजुअली फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है बाकी सिक्रेशंस में, लेकिन अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है किसी सिक्रेशन में तो ये कंसीडर किया जाता है कि हाँ सीमन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये सीमन का पार्ट हो सकता है ये, या फिर ये सीमन का रेजिडुअल है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, ए फीमेल्स ग्लैंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल इज़। तो क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि मेल में प्रोस्टेट सिंगल लार्ज एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फीमेल ग्लैंड कौन सी होती है? इसका आंसर ए हो जाएगा, बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड बेसिकली जो वजाइना के एक्सटर्नल ओरिफिसेस होते हैं उनके आइदर साइड में प्रेजेंट होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, और इनका फंक्शन होता है कि प्रोडक्शन ऑफ म्यूकोइड सिक्रेशन, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मतलब ये जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन कोज करते हैं तो उनकी एंट्री को प्रिवेंट करता है बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट है 79, द कैप बाइंडिंग प्रोटीन EIF4E, ये एक कैप बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ये आगे दिया हुआ है, विच इज़ इन्वॉल्व इन द ग्लोबल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन, हमें पता है इज़ हाईली रेगुलेटेड इन यूकैरियोटिक सेल। ऑब्वियसली इसको रेगुलेट करके रखते हैं, बहुत सारे सिग्नलिंग मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं, उसके बाद इसके लेवल को रेगुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट बोला हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट ए रिसर्चर ट्रांसफेक्टेड मैमेलियन सेल विद EIF4E जीन फॉर इट्स ओवर एक्सप्रेशन। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन अगर किसी कंडीशन में इसका करवाया जाता है तो पूछा गया है ड्यू टू दिस द सेल्स विल अंडरगो, तो सेल्स में क्या चेंजेस हो जाएंगे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है एंड अल्टीमेटली कैंसर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रांसलेशन फैक्टर है, प्रोटीन्स की वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लेवल को रेगुलेट करके रखा जाता है कि सेल्स में मिनिमम या फिर रिक्वायर्ड लेवल ही मेंटेन रहे। किसी रीजन से अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन करवाया जाता है तो बहुत वैरायटी नंबर ऑफ एंड ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगी सेल्स में, और जिसकी वजह से दैट कैन लीड इनटू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डीप का था कि EIF14E आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया कि ट्रांसलेशन में इसकी ज़रूरत होती है और हाईली रेगुलेटेड मैनर में रखा जाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप लोग प्रोसीड कर सकते हो ऑप्शन की तरफ, है ना। नेक्स्ट है RNA इंटरफेरेंस, RNAi इस डिनोट करते हैं, इट इनहिबिट्स, किसको इनहिबिट करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNAs। ये इस प्रोसेस को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग या फिर नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो mRNAs होते हैं उनकी स्पेसिफिक लाइफ होनी चाहिए। जैसे ही इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया, दैट इज़ ट्रांसलेशन में हेल्प की, तो उसके बाद उनका डिग्रेडेशन होना चाहिए। तो सेल्स में नेचुरल फिनोमेनन प्रेजेंट होते हैं
नेचुरल ऐसे मॉलिक्यूल या मशीनरी होती हैं जो कि इन प्री फॉर्म्ड mRNAs को डिग्रेड करती हैं, इनकी सर्वाइलेंस को कंट्रोल करती हैं। तो उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज़म्स प्रेजेंट होते हैं। मेन इनमें डाइसर आपने पढ़ा होगा, आर्गोनॉट फैमिली के मेंबर्स पढ़े होंगे, तो वो ये सब परफॉर्म करते हैं। और आरएनए इंटरफेरेंस ऐसे ही होता है कि इस ये जो एमआरएनए टारगेट एमआरएनए मॉलिक्यूल है उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है और फिर जो डिग्रेडेशन मशीनरी है उसमें भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो एमआरएनए डिग्रेड हो जाता है पीसीज में, उसके बाद वो फंक्शनल नहीं रहता। तो ये सर्वाइलेंस का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इवन आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, बाकी जो 20 क्वेश्चंस हैं वो जनरल पोर्शन के थे। मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी जनरल पोर्शंस के क्वेश्चन। ये पैराग्राफ दे के इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं। ये अगेन पैराग्राफ दे के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये था HPSC PGT बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था उसका फुल डिस्कशन सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस का। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ऑल्दो ऐसे पढ़ने में टाइम तो लगता है, लेकिन एक चीज़ इंश्योर हो जाती है कि जितने भी चीज़ों से, जितने भी डिफरेंट वर्ड से हम एक्सपोज होते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, तो वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाती है कि इसमें कैसे, उसमें कैसे। तो इसकी हेल्प से हम उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं और वही एक्चुअल में डिस्कशन का फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ सिर्फ पढ़ने से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।